नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि ये जो पूरी चीज़ है वो कैसे बनती है। फर्स्ट उसके अंदर होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम थिंग कहते हैं, उसके बाद कंट्रोलर होता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, सेंसर्स, उसके बाद एक्चुएटर्स और उसके बाद आता है नेटवर्क। तो एक्चुएटर्स क्या होते हैं? देखो एक्चुएटर एक मशीन कंपोनेंट होता है। अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में गए तो एक्चुएटर क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को जो तुम्हारी फिजिकल एक्शन है उसके अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब क्या? डिजिटल सिग्नल को फिजिकल एक्शन के अंदर कन्वर्ट करता है। इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन के अंदर जाए तो देखो ये एक मशीन है जो क्या करता है, आजू बाजू के इन्वायरमेंट को सेंस करके कुछ ना कुछ एक्शन करता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी सेंसर्स होंगे वो क्या करेंगे? आजू बाजू के इन्वायरमेंट को चेक करेंगे और उसके हिसाब से ऐसे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेंगे जिसके थ्रू जो एक्चुएटर है वो क्या करेगा? कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो जो तुम्हारा रेलवे का नहीं होता क्या, या रेलवे का जो अब जब रेलवे जाने वाली होती है तब वो बंद हो जाता है और जब वो रेलवे आने वाली होती है तब वो चालू बंद होता है, नहीं क्या? वो वैसे वाला तो वो एक एक्चुएटर का एग्जांपल है। या फिर रास्ते पे भी होता है वो कि जब रोड ब्लॉक करना होता है तो वो खुद से ऐसे लग जाता है और जब वो रोड खुला कर देना है तो वो खुद से ऊपर भी आ सकता है, तो उसको हम एक्चुएटर कहते हैं। तो एक्चुएटर अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो तो एक्चुएटर इज अ मशीन विच ट्रांसफॉर्म्स डिजिटल सिग्नल इनटू फिजिकल एक्शन, यानी कि वो कुछ तो इन्वायरमेंट के थ्रू सेंस करेगा, फिर उसको एक कंट्रोल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा और वो कंट्रोल सिग्नल क्या करेगी? जो डिवाइस है उसके थ्रू कुछ ना कुछ फिजिकल एक्शन को परफॉर्म करेगी। ठीक है, सो दैट इज योर एक्चुएटर। अब एक्चुएटर के अंदर हम कैसे काम करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी चीज़ है, उसके लिए हमने एक टेम्परेचर के लिए लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंसर लिया जो कि आजू बाजू के इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी टेम्परेचर है उसको कैलकुलेट करेगा या फिर सेंस करेगा। अब वो क्या करेगा? कंटिन्यूसली उस टेम्परेचर को क्या करते रहेगा? सेंस करते रहेगा। फिर उसके बाद जो कंट्रोलर होता है वो उसको उसका जो डिसीजन है वो मेक करेगा, यानी कि हमें क्या करना है, वो क्या नहीं करना है। अगर जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो अबव किसी सर्टन टेम्परेचर के चले जाए तो तुम्हें क्या करना है? जो फैन है वो ऑन कर देना है, एल्स नो एक्शन। और वो कौन करेगा? एक्चुएटर करेगा। मतलब फिर से एक बार समझो, इस एक्चुएटर के अंदर क्या होगा? एक सेंसर रहेगा। वो सेंसर क्या करेगा? सेंस करेगा कि हाँ आजू बाजू के एनवायरमेंट में क्या टेम्परेचर है। वो कंटिन्यूसली उस टेम्परेचर को सेंस करते रहेगा। बट और उसके बाद में होता है एक कंट्रोलर देखते रहता है कि हाँ भाई ये टेम्परेचर नॉर्मल है। बट अगर टेम्परेचर अब 100 डिग्री चल गया तो वो कंट्रोल क्या करेगा? खुद एक डिसीजन क्रिएट करेगा कि भाई हाँ 100 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो चल गया है, अब हमें फैन को ऑन करना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करेगा? डिसीजन मेक करेगा और उसके हिसाब से एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। वो कंट्रोल सिग्नल जाएगा एक्चुएटर के पास और एक्चुएटर क्या करेगा? उस फैन को ऑन कर देगा। ये होता है तुम्हारा एक्चुएटर का वर्किंग। तो वो क्या करता है? पहले सेंस करता है, फिर उसके हिसाब से कंट्रोल सिग्नल क्रिएट करता है और उसके बाद एक्चुएटर जो फिजिकल एक्शन परफॉर्म करनी है वो कर देता है। ठीक है, सो दैट इज योर एक्चुएटर। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्चुएटर होते हैं। फर्स्ट होता है तुम्हारा हाइड्रोलिक एक्चुएटर, जिसके अंदर हम हाइड्रोलिक पावर को यूज़ करते हैं, मतलब पानी वाली पावर को यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक पावर को यूज़ करते हैं, जो कि दे आर एक्चुएटेड बाय सिलेंडर और फ्लूइड मोटर, यानी कि वो एक सिलेंडर के थ्रू या फिर फ्लूइड मोटर के थ्रू एक्चुएट किए जाते हैं। मतलब उसकी जो फिजिकल एक्शन है वो सिलेंडर या फिर फ्लूइड मोटर के थ्रू की जाती है। जैसे कि तुम्हारा जेसीबी हो गया, जेसीबी के अंदर नहीं क्या वो होता है ना, जब वो बोरवेल खोदते वक्त या फिर जेसीबी खोदते वक्त तब एक्चुएटर्स का यूज़ होता है। ठीक है, मतलब क्या वो क्या करता है? हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करता है फॉर द मैकेनिकल ऑपरेशंस, और सिलेंडर और फ्लूइड मोटर का भी वो क्या करता है? यूज़ करता है। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा? जो तुम्हारा रोटरी मोशन है उसके अंदर तुम्हारे डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा। कौन? तुम्हारा हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। वो क्या करते हैं? रोटरी, लीनियर या फिर ऑसिलेटरी मोशन के अंदर तुम्हारे डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद होता है तुम्हारा न्यूमेटिक एक्चुएटर क्या होता है? तुम्हारी वैक्यूम की एनर्जी को यूज़ करता है। वो क्या करता है? वैक्यूम की एनर्जी यूज़ करता है या फिर हाई लेवल जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसका यूज़ करके वो क्या करता है? रोटरी मोशन करवाता है। मतलब वो भी रोटरी मोशन करवाता है या फिर लीनियर मोशन भी करवा सकता है। तो एक्चुएटर जो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? तुम्हारे हाइड्रोलिक हाई एयर प्रेशर या फिर जो वैक्यूम है उसकी मदद से क्या करते हैं? ये लीनियर या फिर रोटरी मोशन करवाने का काम करते हैं, जो कि नॉर्मली रोबोटिक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे कंप्रेस्ड एयर वाले सेंसर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, बेसिकली उनका नाम ही इलेक्ट्रिकल है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कोई भी मोशन करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल टॉर्क के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल है सोलेनॉइड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर एक सोलेनॉइड होता है, वो इसका बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स। और भी कई सारे टाइप ऑफ एक्चुएटर्स है, जैसे कि थर्मल मैग्नेटिक एक्चुएटर्स जो कि थर्मल या फिर मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल एक्चुएटर्स जो कि मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बेस्ड होंगे। मतलब वो क्या करेंगे? जो तुम्हारा रोटरी मोशन है उसको लीनियर मोशन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे। उसके बाद सॉफ्ट एक्चुएटर्स होता है, शिप मेमोरी पॉलीमर्स, लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमर्स। विद द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ऑफ IoT, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स विल फाइंड मोर यूजेस इन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस अलोंग विद द प्री एक्जिस्टिंग यूज इन इंडस्ट्री। यानी कि जैसे जैसे तुम्हारा IoT एक्सपांड होते जा रहा है वैसे वैसे जो एक्चुएटर्स और सेंसर्स है उनका यूज बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गई तुम्हें एक्चुएटर्स क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नल पहले तो कुछ ना कुछ सेंस करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल सिग्नल क्रिएट करेंगे और कंट्रोल सिग्नल को फिजिकल एक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे। उसके अंदर होता है
फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स जहाँ पे हम फ्लूइड मोशन का यूज़ करते हैं या फिर सिलेंडर का यूज़ करते हैं और उससे जो हमारा रोटरी मोशन है वो क्रिएट करते हैं या फिर लीनियर ऑसिलेटरी मोशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि तुम्हारा जेसीबी हो गया। उसके बाद सेकंड होता है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, जो कि वैक्यूम या फिर कंप्रेस्ड एयर प्रेशर का यूज़ करके कुछ ना कुछ मोशन करवाते हैं, लीनियर या फिर रोटरी। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल टॉर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम वो करते हैं। और टाइप एक्चुएटर्स के अंदर हम थर्मल जो क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। मैकेनिकल में के अंदर क्या होता है, जो रोटरी मोशन होता है उसको हम लीनियर मोशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर सॉफ्ट एक्चुएटर्स होते हैं, शेप मेमोरी पॉलीमर्स, लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमर्स, ये भी उसके टाइप है। और जैसे जैसे आईओटी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ये जो तुम्हारे डिवाइसेस है वो दिन ब दिन यूज की चीज़ों में भी आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेंसर एंड एक्चुएटर एग्जांपल, देखो सेंसर और एक्चुएटर का एक और एग्जांपल देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा। वो क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा, मतलब एक सेंसर रहेगा वो कंटिन्यूसली उस टेम्परेचर को सेंस करते रहता है, ठीक है। फिर वो जो कंट्रोलर होता है वो क्या चेक करता है कि वो सिग्नल को डिटेक्ट करता है टू द कंट्रोल सेंटर, मतलब वो जो सिग्नल है उसको वो डिटेक्ट करता रहेगा एक दूसरा डिवाइस। उसके बाद कंट्रोल सेंटर के अंदर जो सेकंड डिवाइस होता है वो क्या करता है, अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो गया तो वो एक कमांड सिग्नल जनरेट करेगा और एक्चुएटर को भेजेगा। फिर एक्चुएटर क्या करेगा, स्प्रिंकल टर्न कर देगा, यानी कि या फिर फ्लेम को जनरेट करेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा दिया है कि अगर तुम्हारा कोल्ड मतलब बहुत ठंडी है, उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर है वो बहुत कम हो गया तो जो तुम्हारा कंट्रोलर है वो क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल क्रिएट करेगा और वो भेजेगा एक्चुएटर को, और एक्चुएटर क्या करेगा, वो जो गर्म हवा छोड़ने वाला मशीन होता है वो क्रिएट कर देगा या फिर चालू कर देगा। तो वो तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया। ये भी वही एग्जाम्पल है। या फिर ये सेकंड एग्जाम्पल ले लो कि जब भी तुम देखो सॉइल का जब भी मॉइस्चर कम लगने लगेगा, यानी कि वाटर कंटेंट कम लगने लगेगा, तब तुम क्या करोगे, सेंड करोगे सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर। फिर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कमांड सेट करेगा, यानी कि कमांड सिग्नल जनरेट करेगा और जो तुम्हारा पंप है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज। या फिर सेंसर, मतलब देखो जो तुम्हारी टंकी है उसके अंदर पानी खत्म होते आया है तो जो तुम्हारा सेंसर क्या करेगा, पानी खत्म होते आए ये सेंस करेगा, वो भेजेगा उस ये जो कनेक्शन लिंक होती है इसको हम कम्युनिकेशन लिंक कहते हैं, जो कि कंट्रोलर और सेंसर के बीच में डाटा सेंड करने के लिए यूज होता है। फिर वो जो डाटा है वो जाता है कंट्रोल सेंटर के अंदर। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, उस सिग्नल को, उस डिजिटल सिग्नल को एक कमांड के अंदर क्रिएट करेगा और उस कमांड को भेजेगा एक्चुएटर को, और एक्चुएटर क्या करेगा, पंप ऑन कर देगा, यानी कि फिजिकल एक्शन परफॉर्म करेगा। अब देखो नीड ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कन्वर्जन, देखो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। सेंसर जनरेट्स एनालॉग डाटा एंड माइक्रो कंट्रोलर्स अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल डाटा इन फॉर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस, यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनको सिर्फ वंस एंड जीरो की लैंग्वेज समझ में आती है। तो एक इंटरमीडिएट डिवाइस लगता है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनको सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझ में आती है, इसीलिए। तो दैट डिवाइस इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसको हम कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि एडीसी, ठीक है। ये क्या होता है, एक सर्किट होता है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं, 12 बिट, 14 बिट, 16 बिट एंड 24 बिट, ठीक है। अब देखो ये जो एनालॉग सिग्नल होता है वो एडीसी के अंदर जाता है, यानी कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, और वो जाता है डिजिटल सिग्नल बन के ऐसे निकल आता है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, इसके अंदर 3 ब्लॉक्स है, आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड आईओटी कम्युनिकेशन एपीआईज, ठीक है। देखो ये लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी क्या है, सिस्टम्स रिफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज प्रोसेस्ड एंड विदाउट गोइंग टू लो लेवल स्पेसिफाइड ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर जो मतलब ऐसे समझो कि जैसे सॉफ्टवेयर और डिजाइन मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन कैसे करते हैं उसके बारे में मल्टीपल मॉडल्स क्रिएट करते हैं, उस मॉडल को यूज करके हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। वैसे ही आईओटी के अंदर ये कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिसको थ्रू हम हमारे जो आईओटी डिवाइसेस है उनको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो इन ब्लॉक को देख के हम क्या करते हैं, नए आईओटी डिवाइस को क्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखो उसके अंदर फर्स्ट होता है लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, उसके बाद होता है फर्स्ट आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स। आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स है जिसके अंदर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सर्विस कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, ये सारे फंक्शंस है तुम्हारे किसके, आईओटी के। ये क्या है, तुम्हारे आईओटी के फंक्शंस है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सर्विस कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी डिवाइस एक्सेट्रा। तो देखो प्रोवाइड एंड सिस्टम द कैपेबिलिटीज फॉर आइडेंटिफिकेशन, सेंसिंग, एक्चुएशन, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। तो आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स का काम क्या होता है कि वो तुम्हारे जो आईओटी डिवाइसेस है उनको एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो आइडेंटिफिकेशन कर सके, यानी कि सेंसिंग कर सके किसी भी चीज़ की, जो आजू बाजू का इन्वायरमेंट है उसको सेंस कर सके, एक्चुएट कर सके, यानी कि फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट कर सके, कम्युनिकेशन कर सके बाय बिटवीन 2 डिवाइसेस, उसके बाद मैनेज कर सके सारे डिवाइस को, ठीक है। तो डिवाइस क्या होता है, डिवाइस एक आईओटी सिस्टम होता है जो कि सेंसिंग, एक्चुएशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वो सब कुछ कर सकता है। कम्युनिकेशन क्या करता है, जो आईओटी सिस्टम होती है उन दोनों उनके बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, वही बात है। उसके बाद सर्विसेज क्या होता है, फॉर डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस कंट्रोल सिस्टम या फिर डाटा पब्लिश करने के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तुम्हारे आईओटी के अंदर। तो किसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस कंट्रोल सर्विसेज और डाटा पब्लिकेशन सर्विसेज के लिए। उसके बाद वेरियस फंक्शंस लिखे जाते हैं तुम्हारे आईओटी के अंदर डाटा को या फिर जो तुम्हारे आईओटी डिवाइसेस है उनको मैनेज करने के लिए, यानी कि मैनेजमेंट। उसके बाद सिक्योरिटी, जो आईओटी सिस्टम्स होती है उनकी सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे रखी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको हैक करना बहुत ईजी हो जाता है ड्यू टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो उनके अंदर ऑथेंटिकेशन दिया जाता है, ऑथराइजेशन दिया जाएगा, मतलब बिल यूजर से यूज़ किए जाएंगे, या फिर मैसेज या फिर कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रिटी और डाटा सिक्योरिटी, इन सब का ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद
IoT application provide an interface that users can use to control and monitor various aspects of IoT system। यानी कि एप्लीकेशन क्या कर रहा है, यूजर को एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, तुम्हारे IoT सिस्टम के साथ कोलैबोरेट कर सकता है। तो ये हो गए तुम्हारे सारे IoT फंक्शनल ब्लॉक्स, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सर्विस, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एंड डिवाइस। एप्लीकेशन मतलब क्या, यूजर के साथ इंटरेक्शन, मैनेजमेंट मतलब सारे को मैनेजमेंट करना, सर्विसेज मतलब डाटा कंट्रोल सर्विसेज, उसके बाद डाटा मॉनिटरिंग सर्विसेज, डिवाइस कंट्रोल सर्विसेज, डाटा इंटीग्रेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। उसके बाद सिक्योरिटी, हाई लेवल की सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कम्युनिकेशन मतलब डिफरेंट डिवाइसेज के अंदर कम्युनिकेशन, और डिवाइस मतलब क्या है, सिंगल क्या है, एक कॉम्प्रोमाइज डिवाइस जो कि क्या करेगा, IoT सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिवाइसेस, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा डिवाइस होगा जो कि सेंस करेगा, एक्चुएशन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा एंड कंट्रोल करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट यूर लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, लॉजिकल IoT फंक्शनल ब्लॉक्स, ये हम पूरे लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT देख रहे हैं। ठीक है। उसके अंदर हमने पहले देखा IoT फंक्शनल ब्लॉक्स, अब हम देखेंगे IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स। ठीक है। IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स के अंदर यानी कि जो कम्युनिकेशन यूज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, 2 से 3 फिर मतलब अगर मल्टीपल IoT डिवाइसेस हो गए तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है हमें, तो वहाँ पे लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो वो होता है IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स। उसके अंदर होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, पब्लिश सब्सक्राइब, पुश पुल और एक्सक्लूसिव प्लेयर। ठीक है। वो हमें 4 1 बाय 1 देखने हैं। अगर तुम्हें आया IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स तो लिखना पड़ेगा। ठीक है। देखो फर्स्ट होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। इसके अंदर क्या होगा, जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, फिर सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिप्लाई करेगा। इज अ स्टेटलेस कम्युनिकेशन मॉडल फॉर इच रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। मतलब देखो क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होते रहता है। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। अब सर्वर के पास रिसोर्सेस होते हैं, उस रिसोर्सेस से जो तुम्हारा सर्वर से वो चेक करता है कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है उसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ कि नहीं। अगर वो फुलफिल कर पाएगा बाय यूजिंग रिसोर्सेस तो वो रिस्पॉन्स कर देता है क्लाइंट को, और अगर नहीं भी कर पाया तो भी निगेटिव रिस्पॉन्स करता है, और अगर कर पाया तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। तो ये होता है तुम्हारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर क्या होता है, क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, सर्वर बाय यूजिंग रिसोर्सेज चेक करता है कि भाई मैं इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको चेक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर कर पाया तो वो रिस्पॉन्स सेंड करता है क्लाइंट को, और अगर नहीं कर पाया तो निगेटिव रिस्पॉन्स सेंड करता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, एक पब्लिशर होता है जो कि एक मैसेज सेंड करता है टॉपिक्स के ऊपर, उसके बाद ब्रोकर्स होते हैं, यहाँ पे टॉपिक A और टॉपिक B ये 2 ब्रोकर्स है, और फिर से वो जो ब्रोकर्स है वो सब्सक्राइबर के अंदर कन्वर्ट हो गए। मतलब देखो पब्लिकर यहाँ पे क्या होगा, जो पब्लिशर्स होंगे वो सोर्स ऑफ डाटा रहेगा। पब्लिशर्स क्या रहेगा, सोर्स ऑफ डाटा रहेगा, वो डाटा सेंड करेगा टू द ब्रोकर। वो क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा टू द ब्रोकर, यानी कि टॉपिक A एंड टॉपिक B वो क्या है, ब्रोकर्स है। ठीक है। पब्लिशर्स आर नॉट अवेयर ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि जो पब्लिशर है और सब्सक्राइबर्स है वो किसी भी कम्युनिकेशन के बीच में ये नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो कंज्यूमर्स है वो किससे रिलेटेड है, ब्रोकर से। इसको हम यूट्यूब के थ्रू समझ सकते हैं कि जो पब्लिशर है वो खुद यूट्यूब है, उसके बाद जो ब्रोकर है वो वीडियो बनाने वाला है, और सब्सक्राइबर कौन है, जो सब्सक्राइबर्स है। ठीक है। यानी कि पब्लिशर और सब्सक्राइबर का कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन होता है सब्सक्राइबर और यूट्यूब में जो वीडियो बनाता है वो। तो वैसे ही लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT के अंदर जो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल होता है उसके अंदर जो पब्लिशर होता है वो डाटा, उसका डाटा सोर्स होता है, यानी कि वो जो तुम्हारा डाटा सोर्स मतलब लेट से यूट्यूब का जैसे डाटा सोर्स है वो। उसके बाद जो ब्रोकर होता है यानी कि वीडियो मेकर्स वो वीडियो बनाते हैं और उसके थ्रू उसको सब्सक्राइबर मिलते हैं। वैसे ये मॉडल होता है पब्लिशर टॉपिक ए टॉपिक बी, यानी कि पब्लिशर क्या करेगा, टॉपिक के टॉपिक भी क्रिएट करेगा। मतलब यूट्यूब के अंदर कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स है वैसे वाला, और उसके बाद उन कंटेंट क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर्स होते हैं। सो दैट इज योर पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। उसके बाद लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT, उसके अंदर पुश पुल मॉडल होता है। पुश पुल मॉडल ये क्यू के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि जो तुम्हारे क्यूज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है। प्रोड्यूसर्स डू नॉट नीड टू अवेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कि जो फिर से पब्लिशर होगा उसको कंज्यूमर के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जो क्यू वहाँ पे यूज़ किया जाता है बीच में, वही सब कुछ डिसाइड करेगा कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में क्या मैसेजिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पब्लिशर ने कुछ मैसेज सेंड किया क्यू को, तो मैसेज पुश किया जाएगा क्यू को, और मैसेज पुल्ड बैक फ्रॉम क्यूज, यानी कि देखो पहले क्या होगा, ये जो तुम्हारा पब्लिशर है वो तुम्हारा मैसेज सेंड करेगा क्यू को, और क्यू से वो मैसेज जाएगा पब्लिशर को या फिर कंज्यूमर 1 को। और जो पब्लिशर है और कंज्यूमर है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनको कनेक्ट करने के लिए क्यू है। जो भी डाटा आना जाना होता है वो क्यू के थ्रू होता है। ठीक है। पब्लिशर को कौन कंज्यूमर है वो पता ही नहीं है। ठीक है। सो दैट इज योर पुश पुल मॉडल। यहाँ पे क्यू यूज होगा और क्यू के थ्रू जाएगा तुम्हारा डाटा। उसके बाद होता है एक्सक्लूसिव प्लेयर। एक्सक्लूसिव पेयर के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ बाय डायरेक्शन, यानी कि दोनों तरफ से होगा, यानी कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से जानते हैं, एक दूसरे से बातें करेंगे। ऊपर देखो जो कंज्यूमर्स थे पब्लिशर थे उनको एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं था, बट यहाँ पे जो क्लाइंट सर्वर है उनको पता है एक दूसरे के बारे में। तो क्लाइंट क्या करेगा, पहले तो सेटअप कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा तुम्हारे सर्वर को, फिर सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा कि मैंने जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, या फिर जो क्लाइंट है वो मैसेज भी सेंड कर सकता है क्लाइंट को, सर्वर भी उस मैसेज का रिप्लाई कर सकता है क्लाइंट को। उसके बाद कनेक्शन क्लोज रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर को, फिर जो सर्वर है वो कनेक्शन क्लोज रिस्पॉन्स करेगा। मतलब देखो क्लाइंट जो भी चीज़ पूछेगा सर्वर से, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा बाय यूजिंग एक्सक्लूसिव पेयर, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव पेयर। ठीक है। मतलब एक बार जब कनेक्शन बन गया तो जो यूजर और क्लाइंट एंड सर्वर है वो एक दूसरे के बीच में क्या कर सकते हैं, कनेक्शन करके जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT के अंदर लास्ट टॉपिक है तुम्हारा IoT कम्युनिकेशन APIs। IoT कम्युनिकेशन APIs के अंदर होता है रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs और वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs।
ठीक है। तो रेस्ट बेस्ड एपीआई कम्युनिकेशन एपीआई के अंदर आता है तुम्हारा HTTP क्लाइंट, यानी कि जो तुम्हारा होता है ना वेबसाइट के ऊपर, वो होता है HTTP। रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर रिसेट इज अ सेट ऑफ आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल बाय विच यू कैन डिजाइन वेब सर्विसेज एंड वेब एपीआईज। मैंने वही बोला कि ये जो HTTP होता है रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआईज, उसके थ्रू तुम वेब सर्विसेज को या फिर वेबसाइट्स को वेबसाइट्स के अंदर जो चीज़ें या फिर आर्किटेक्चर है उसको क्रिएट करने में मदद करते हो। ठीक है। ये सिस्टम रिसोर्सेज पे ध्यान देता है और हाउ रिसोर्स स्टेट्स आर एड्रेस्ड एंड ट्रांसफर्ड, यानी कि जो भी सिस्टम रिसोर्सेज है उसके ऊपर ये ध्यान देगा और वो कैसे एड्रेस्ड है या फिर ट्रांसफर्ड है उसके ऊपर ध्यान देगा। ठीक है। रेस्ट एपीआईज फॉलो द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, यानी कि इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला कम्युनिकेशन मॉडल है जो कि हमने लास्ट में देखा था, नहीं लास्ट में नहीं पहले वाला देखा था वो वाला। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल के ऊपर ये बेस्ड रहेगा। मतलब देखो ये क्या है, रेस्ट एपीआईज ऐसे एपीआईज होते हैं जो कि वेबसाइट के अंदर यूज किए जाते हैं फॉर क्रिएटिंग देयर आर्किटेक्चर। रेस्ट आर्किटेक्चर कंसिस्ट अप्लाई टू कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स एंड डाटा एलिमेंट्स, यानी कि ये किस को बनेंगे, कंपोनेंट्स। वेबसाइट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर मतलब जो वेबसाइट होती है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। उसके बाद कनेक्टर्स, उन पेजेस को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर होता है, और उसके अंदर जो डाटा एलिमेंट्स है उनको सबको, जो आर्किटेक्चर मॉडल है वो उनके कंसिस्ट को कंस्ट्रेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। सो दैट इज योर रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआईज, जिसके अंदर क्या होगा, जो तुम्हारे वेब एपीआईज वेब सर्विसेज है उसको मैनेज करने का काम किया जाएगा। उसके अंदर कैसे रिसोर्सेज है, कौन से कैसे यूज़ किए गए, उस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे रेस्ट एपीआईज कम्युनिकेशन एपीआईज के बारे में। ठीक है। ये जो डायग्राम है वो तुमने निकाली तो बेस्ट है, और नहीं निकाली तो भी मार्क्स कट नहीं होंगे क्योंकि ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। या फिर लिख देने का HTTP क्लाइंट होता है, HTTP पैकेट होता है, HTTP सर्वर होता है और रिसोर्सेज होते हैं। वो क्या करता है, HTTP क्लाइंट HTTP पैकेट को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर HTTP सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट को चेक करता है और रिक्वेस्ट जाती है रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज के थ्रू वो रिक्वेस्ट चेक करता है जो तुम्हारा सर्वर होता है कि हाँ भाई ये हम पुल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर उसने पूरा कर दिया तो वो जाता है HTTP पैकेट के अंदर और फिर से वो जाता है HTTP क्लाइंट के पास। सो दैट इज योर लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआईज। नाउ तुम्हारा होता है क्लाइंट सर्वर और वो सब कुछ हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो देखो क्लाइंट सर्वर, प्रिंसिपल बिहाइंड क्लाइंट सर्वर कंस्ट्रेंट्स इज द सेपरेशन ऑफ कंसर्न, सेपरेशन अलाउज क्लाइंट एंड सर्वर कैन बी इंडिपेंडेंट डेवलप्ड एंड अपडेट। मतलब देखो क्लाइंट और सर्वर को अगर हमने सेपरेट क्यों किया, क्योंकि उससे वजह से क्या होगा, जो दोनों है वो इंडिपेंडेंट डेवलप कर पाएंगे और अपडेट कर पाएंगे, और उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। इसलिए क्लाइंट सर्वर मॉडल क्रिएट किया गया है। उसके बाद स्टेटलेस है ना, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा वो उसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब देखो जो रिक्वेस्ट उसने की है तुम्हारे, क्या बोलते हैं उसने, क्लाइंट ने, वो तुम्हारे सर्वर को समझ में आनी चाहिए, ऐसी वो स्टेटलेस तुम्हारी क्या होनी चाहिए, रिक्वेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद कैचेबल, यानी कि देखो कैचे कंस्ट्रेंट रिक्वेस्ट टू दैट डाटा विद इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट बी इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली लेबल्ड एज कैचेबल और नॉन रिपीटेबल। इफ रिस्पॉन्स इज कैचेबल देन क्लाइंट कैच इज गिवन द राइट टू यूज़ दैट रिस्पॉन्स डाटा फॉर लेटर इक्विवेलेंट रिसोर्सेज। मतलब देखो जो तुम्हारा कैचेबल है ना, यानी कि जो तुम्हारी सिस्टम है वो उसके कैच कंसिस्ट होने चाहिए दैट द डाटा विद इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट विल बी इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली लेबल्ड एज कैचेबल और नॉन कैचेबल। मतलब जो भी रिक्वेस्ट तुम्हारे यूज़र ने या फिर क्लाइंट ने सेंड की है उसको हम दो टाइप्स में करते हैं, कैचेबल या फिर नॉन कैचेबल। अगर वो कैचेबल हो गई तो तुम्हारा जो क्लाइंट कैच है वो क्या करेगा, जो भी रिस्पॉन्स ऑफ डाटा आएगा, जो भी डाटा का रिस्पॉन्स आएगा उसको रीयूज़ करने में परमिशन दे देगा। ठीक है। मतलब देखो कैचेबल मतलब क्या, जब भी जो तुम्हारा डाटा है, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने भेजी तो उसके ऊपर जो डाटा है वो इम्प्लिसिटली या फिर एक्सप्लिसिटली लेबल किया जाएगा ऐसे कैचेबल और नॉन कैचेबल। अगर वो कैचेबल हुआ तो क्या होगा, जो क्लाइंट है वो तुम्हारा वो जो तुम्हारा डाटा है उसको फिर से यूज़ करने के लिए परमिशन दे देता है। उसके बाद होता है लेयर्ड सिस्टम। देखो ये जो तुम्हारी सिस्टम होती है वो एक लेयर्ड सिस्टम होती है जिसके अंदर हर लेयर एक दूसरे के साथ यूज़र इंटरेक्ट करते रहता है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस। ठीक है। यूज़र इंटरफेस के अंदर ऐसी मेथड्स होती है या फिर ऐसी डिवाइसेस होती है जो कि यूज़र और क्लाइंट के बीच में एक कम्युनिकेशन करवा के आता है, उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और कोड ऑन डिमांड, यानी कि सर्वर्स कैन प्रोवाइड एग्जीक्यूटेबल कोड ऑन स्क्रिप्ट्स। मतलब देखो जब यूज़र या फिर जो क्लाइंट है वो जब तुम्हें रिक्वेस्ट सेंड करेगा या फिर डिमांड करेगा तभी कोड ऑन डिमांड उसको सेंड किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यूज वेब सॉकेट बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है। वेब सॉकेट बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि यहाँ पे वेब सॉकेट एपीआईज का यूज़ किया जाता है जो कि बाय डायरेक्शनल होते हैं और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड से क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में से। ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी कैसे भी बात कर सकता है। ठीक है। उसके अंदर लेट्स से एग्जांपल देखो क्लाइंट है और सर्वर है। क्लाइंट ने क्या मैसेज भेजा उसको कि तुम्हें वेब सॉकेट का जो कनेक्शन है वो सेटअप कर देना है। उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा उसको, फिर वो डाटा फ्रेम सेंड करेगा, फिर से डाटा फ्रेम उसको वापस मिलेगा, फिर से डाटा फ्रेम सेंड होगा, फिर से मिलेगी कनेक्शनल क्लोज रिक्वेस्ट, कनेक्शन क्लोज रिस्पॉन्स, वो सब कुछ मिलेगा। मतलब जो भी क्लाइंट सेंड करेगा सर्वर को उन सारे का रिस्पॉन्स सर्वर उसको देगा। ठीक है। सो दैट इज योर वेब सॉकेट बेस्ड क्या होता है वो, कम्युनिकेशन। तो ये तुमने कम्युनिकेशन देखा। लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। तो लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT के अंदर हमने क्या क्या देखा, लेट्स से हमने उसके अंदर देखा तुम्हारा क्या है वो, हाँ IoT फंक्शनल बॉक्स जिसके अंदर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सर्विस, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, डिवाइस, इन सबको देखा। उसके बाद हमने IoT कम्युनिकेशनल मॉडल्स को देखा, IoT कम्युनिकेशनल मॉडल्स जिसके अंदर हमने देखे रेस्ट API बेस्ड कम्युनिकेशन APIs और
सॉरी नहीं, उसके अंदर हमने देखे नहीं, पहले तो हमने IoT, उसके बाद हमने देखे तुम्हारे IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स, जो कि ये है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, पब्लिश सब्सक्राइब, पुश पुल एंड एक्सक्लूसिव पेयर। और लास्ट में तुमने देखा थर्ड वाले में तुम्हारा IoT कम्युनिकेशन APIs, जिसके अंदर रेस्ट बेस्ड APIs होते हैं और वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो IoT है उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, या फिर उसकी मदद से कौन सी टेक्नोलॉजी एवोल्यूट की गई है। तो फर्स्ट होता है वायरलेस सर्वर नेटवर्क, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे, तो लेट्स गो विद दैट डायरेक्टली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वायरलेस सर्वर नेटवर्क, यानी कि तुम्हारा जो वाईफाई होता है वो देखो इंटरनेट ऑफ थिंग की मदद से ये जो वायरलेस नेटवर्क से या फिर सेटअप है उसको किया जाता है। उसके लिए क्या होता है, कुछ सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे सिस्टम के अंदर, वो क्या चेक करते हैं कि किसी को भी नेटवर्क की जरूरत है कि नहीं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इन नोड्स, राउटर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, मतलब ये जो वाईफाई होता है उसके अंदर इन नोड्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। इन नोड्स के अंदर कुछ स्पेशल सेंसर्स होते हैं जो कि देखते हैं कि हाँ भाई किसको डाटा चाहिए और किस रूट के थ्रू डाटा सेंड करना है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। और ये जो डाटा सेंड करने का काम होता है वो कोऑर्डिनेटर करता है। मतलब देखो वाईफाई के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वाईफाई क्या है, एक सेंसर नेटवर्क है जो कंसिस्ट करता है इन नोड्स को। मतलब देखो जो वायरलेस नेटवर्क होता है उसके अंदर सेंसर नेटवर्क्स होते हैं, जिसके अंदर इन नोड्स होते हैं, जिसके अंदर रूट्स एंड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो उस रूट नोड जो तुम्हारा इन नोड होता है उसके अंदर कुछ सर्वल सेंसर्स होते हैं, जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, डाटा को पास कर सकते हो टू द कोऑर्डिनेटर, और उसके थ्रू राउटर्स को, और राउटर्स क्या करेंगे, जिसको चाहिए उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर आल्सो एक्ट एज अ गेटवे दैट कनेक्ट्स WSN टू द इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल क्या होते हैं, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गई, इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, ये तुम्हारे वायरलेस सर्वर नेटवर्क के एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वाईफाई के थ्रू हम चीज़ों को करते हैं, जिसके अंदर इन नोड्स रहते हैं, राउटर्स रहेंगे और कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे। ठीक है, तो जो इन नोड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल सेंसर्स होते हैं, वो जो डाटा है, जो उस सेंसर से वो जो भी डाटा जाता है उसको वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर को सेंड करता है, और विद द हेल्प ऑफ राउटर्स की मदद से वो कोऑर्डिनेटर को हेल्प करता है, और कोऑर्डिनेटर डिसाइड करता है कि उसके ऊपर क्या काम परफॉर्म करना है। सो दैट इज योर वायरलेस सर्वर नेटवर्क। ठीक है, देखो ये उसका एग्जाम्पल है। इंटरनेट है, तुमने रिमोट यूज़र को यूज़ किया, सेलफोन डाटाबेस एंड डाटाबेस सर्वर गेटवे नोड। मतलब देखो ये जो तुम्हारा एग्रीकल्चर फील्ड है उसके अंदर सारी एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन है वो उसको गेटवे नोड के थ्रू मिल गई, वो गई डाटाबेस सर्वर के अंदर, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, और फिर वो मिल गई रिमोट यूज़र को या फिर सेलफोन को, यानी कि वो उसको हम यूज़र से भी मतलब सेलफोन से भी बता सकते हैं, या फिर रिमोट यूज़र, मतलब मल्टीपल चीज़ों से बता सकते हैं। सो दैट इज़ योर फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, दैट इज योर वायरलेस सर्वर नेटवर्क। वायरलेस सर्वर नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, एक वायरलेस सर्वर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर इन नोड्स होते हैं, राउटर्स होते हैं और कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हर सेंसर के अंदर एक डाटा पास करने के लिए एक सेंसर लगाते हैं, जो कि डाटा को सेंड करता है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटर विद द हेल्प ऑफ राउटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग। वाह, ये तो तुम्हें सबको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब देखो जो डाटा है उसको हम क्लाउड के ऊपर स्टोर करते हैं, यानी कि रिमोट लोकेशंस के ऊपर स्टोर करते हैं। विद द क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर कैन एक्सेस एनी रिसोर्सेज लाइक एनीवेयर लाइक डाटाबेसेस। मतलब यूजर क्या कर सकता है, किसी भी डाटाबेस को कहीं से भी यूज़ कर सकता है, किसी भी वेब सर्वर को यूज़ कर सकता है, स्टोरेज को यूज़ कर सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वही तुम्हारी डेफिनेशन होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, कि जो डाटा है वो एक अलग जगह पे स्टोर होगा और उसको तुम कभी भी एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी कि बहुत ज़्यादा डाटा इसके ऊपर होता है, तो एक ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होता है। उसके बाद ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यानी कि देखो जब भी तुम्हें डाटा डालना है वहाँ पे तभी डालने की जरूरत है, ऐसे कुछ नहीं कि कभी भी डाल दो। तो ऑन डाटा ऑन डिमांड, यानी कि जब डिमांड है तभी करो। उसके बाद रैपिड स्केलेबिलिटी, यानी कि रैपिडली तुम्हें डाटा मिलता है, तुम्हारे ऑपरेशन उसके ऊपर रैपिडली परफॉर्म हो जाते हैं। मेजर सर्विसेज, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। और पेपर टाइम, यानी कि जितना तुम यूज़ करते हो उतना ही उसको पे करो, जितना डाटा बेस को यूज़ करते हो उतना ही उसका पे करो। सो दैट इज योर क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, उसके बाद जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो मल्टीपल चीज़ों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एज अ सर्विस, यानी कि प्रोवाइडर्स यूजर्स द एबिलिटी टू प्रोविजन कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज रिसोर्सेज, यानी कि क्या करता है, स्टोरेज रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब देखो ये क्या करेंगे, यूजर को वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करेंगे एंड वर्चुअल स्टोरेज भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि वेब होस्ट करना, वर्चुअल मशीन करना। मतलब देखो वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में एक वर्चुअल स्टोरेज उसको दे रहा है, मतलब यूजर खुद का स्टोरेज नहीं यूज़ कर रहा और उसको अपना स्टोरेज देता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मतलब देखो जो तुम्हारे गूगल क्लाउड हो गए, गूगल के ऐप इंजन हो गया, वो तुम्हारा प्लेटफॉर्म ए सर्विस है, यानी कि देखो ये यूजर्स को एक एबिलिटी देता है ताकि वो क्या कर सकता है कि जो तुम्हारा क्लाउड है उसके ऊपर कुछ भी डेवलपमेंट टूल्स APIs को यूज करके उस एप्लीकेशन को डेवलप या फिर डिप्लॉय कर सकता है। मतलब जैसे कि गूगल ऐप इंजन। मतलब देखो प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट मतलब जो भी यूजर से उसको एबिलिटी मिलती है कि जो भी एप्लीकेशंस इन क्लाउड यूजिंग डेवलप एंड डिप्लॉय, मतलब देखो उसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो एप्लीकेशन इन क्लाउड के अंदर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना या फिर डेवलप करना यूजिंग जो डेवलपमेंट टूल्स होता है, और उसको बाय द क्लाउड सर्विसेज यूज करना, जैसे गूगल क्लाउड इंजन। उसके बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्रोवाइड यूजर कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और यूजर इंटरफेस टू द एप्लीकेशन इटसेल्फ, यानी कि जो यूजर है उसको कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देना, जैसे कि गूगल डॉक्स हो गया, जीमेल हो गया, ऑफिस हो गया, एक्सेट्रा। तो तीन टाइप्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि जो वर्चुअल मशीन होंगी वेब होस्टिंग रहेंगी। मतलब देखो वो क्या करेगा, यूजर को एक वर्चुअल मशीन और इंस्टेंसेस देगा एंड वर्चुअल स्टोरेज देने का काम करेगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि पास, जिसके अंदर क्या होगा,
जो भी एप्लीकेशन है उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं तुम्हारे क्लाउड के अंदर, ठीक है, जो कि होता है तुम्हारा ऐप क्लाउड, गूगल ऐप इंजन। उसके बाद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं उसको ही यूजर उसके ही साथ यूजर इंटरेक्ट करता है, जैसे कि तुम्हारा गूगल, जीमेल, ऑफिस एक्सेट्रा, गूगल डॉक्स, है ना। तो दैट इज योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखो डेस्कटॉप सर्विस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक उसकी टेक्नोलॉजी इनेबलर की जाती है। देखो जो IoT डिवाइसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, फ़ोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, टेबल्स होते हैं एक्सेट्रा। और उसके अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है, पहले तो एप्लीकेशन मतलब मॉनिटरिंग, कंटेंट, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस। उसके बाद प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, आइडेंटिटी, रन टाइम, क्यू, डाटाबेस एक्सेट्रा। और इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे कंप्यूट, ब्लैक स्टोरेज, नेटवर्क एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो काम करता है तुम्हारा IoT वो होता है बिग डाटा एनालिटिक्स। देखो ये उसकी डायग्राम है, मतलब देखो वो क्या करेगा, एक बहुत बड़े डाटा को लेगा और छोटे से डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसको क्या हम कहते हैं बिग डाटा एनालिसिस। मतलब इसके अंदर क्या होगा, बड़े से वॉल्यूम ऑफ डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके अंदर जो भी उसके ऊपर जो प्रोसेस करनी है वो करेंगे, ठीक है। तो बिग डाटा इज गैदर्ड फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, नेटवर्क, वीडियोस, डिजिटल इमेजेस, सेंसर्स। मतलब देखो बिग डाटा क्या होता है, वैरायटी ऑफ सोर्सेज, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, सबको कलेक्ट करके मिलाया जाता है, ठीक है। सर्वर स्टेप्स इन एनालाइजिंग डाटा, मतलब जितना भी बड़ा डाटा है उसको हम गैदर करेंगे और उसके ऊपर कुछ एनालाइजिंग करेंगे, उसको ही हम कहते हैं बिग डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। उसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या है तुम्हारे, सर्वर स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालाइजिंग डाटा, उसके अंदर होता है डाटा क्लीनिंग, मतलब जो भी डाटा आया है तुम्हारे अंदर उसके अंदर क्लीन करना, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। उसके बाद मंगिंग, यानी कि जो भी डाटा इंपॉर्टेंट है वो फाइंड करना, उसके बाद जो डाटा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना और विजुअलाइज करना कि हमें जो करेक्ट डाटा है वो मिला है कि नहीं, वो होता है तुम्हारा बिग डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। मतलब देखो क्या होगा, बहुत बड़ा जो लार्ज डाटा है उसको तुम छोटे से डाटा के अंदर कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स तो हमने देख लिए ऊपर। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है, दो जो नेटवर्क डिवाइसेस है या फिर जो मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ उनको कम्युनिकेट करवाना। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स अलाउ डिवाइसेस टू एक्सचेंज डाटा ओवर द नेटवर्क, यानी कि जो मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना और डाटा ट्रांसफर करवाना, ये तुम्हारे कम्युनिकेशन पोर्ट्स का काम होता है, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स टू वर्क इज नोन एज प्रोटोकॉल सूट व्हेन इंप्लीमेंटेड इन अ सॉफ्टवेयर देन आर अ प्रोटोकॉल स्टॉक। मतलब देखो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं इस काम के लिए, जिसको हम कंबाइनली कहते हैं प्रोटोकॉल सूट, और मल्टीपल प्रोटोकॉल स्टैक यूज किए जाते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं डाटा एनकोडिंग अंदर और एड्रेसिंग स्कीम्स के अंदर। और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी तुम्हारा IoT यूज़ होता है, जो कि हमने पिछले यूनिट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो दैट इज योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर हमने 5 चीज़ें देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस था, सॉरी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस नहीं, जिसके अंदर हमारा पहला था वायरलेस नेटवर्क, सेंसर नेटवर्क यानी कि WSN। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पिछले यूनिट में जो बोला वही यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा एम्बेडेड सिस्टम। उसके बाद तुम्हारा है IoT लेवल्स एंड डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट्स। IoT सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, यानी कि जो तुम्हारी IoT सिस्टम होती है उसके अंदर फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिवाइस। डिवाइस तो तुम्हें पता है क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, रिमोट करता है, सेंसिंग करता है, एक्चुएटिंग करता है, वही। रिसोर्सेज क्या होते हैं, IoT डिवाइसेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज, जो कि डाटा को एक्सेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और स्टोरिंग करने के लिए मदद करता है, ठीक है। और एक्चुएटर्स को भी वो कंट्रोल करता है। उसके बाद कंट्रोलर सर्विसेज, मतलब देखो जब भी इट सेंस डाटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्विसेज एंड रिसीव कमांड्स फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर कंट्रोलिंग द डिवाइस। मतलब क्या करेगा, वो जो तुम्हारी वेब सर्विसेज है उसको डाटा सेंड करेगा और जो भी कमांड्स है उसको रिसीव करेगा, ताकि जो एप्लीकेशन के ऊपर जो तुम्हें कंट्रोल करना है वो तुम कर सके। उसके बाद डाटाबेस। डाटाबेस का तो तुम्हें पता है कि उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक तो लोकल डाटाबेस और दूसरा होता है क्लाउड डाटाबेस। उसके बाद वेब सर्विसेज होती है। वेब सर्विसेज एड्स एट अ लिंक बिटवीन IoT डिवाइसेस, ठीक है। मतलब जो IoT डिवाइसेस होती है उनके बीच में लिंक बनने का काम वेब सर्विसेज करते हैं, एप्लीकेशन करता है। डाटाबेस एंड एनालिसिस कंपोनेंट्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है तुम्हारा वेब सर्विस। उसके बाद एनालिसिस कंपोनेंट, मतलब कि हर कंपोनेंट को IoT के अंदर एनालाइज किया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन, यूजर यूज इंटरफेस फॉर कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग वैल्यूज वैराइटीज ऑफ IoT सिस्टम। मतलब यूजर क्या करता है, इंटरफेस के साथ कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है और वेरियस IoT सिस्टम को यूज़ करता है, ठीक है। नाउ देर आर 6 लेवल ऑफ IoT सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है IoT लेवल 1, IoT लेवल 2, IoT लेवल 3, IoT लेवल 4, IoT लेवल 5, IoT लेवल 6। ऐसे 6 लेवल्स होती है और हम 6 लेवल्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। चलो गो विद दैट। इसके डायग्राम नहीं निकालनी, डोंट वरी, रोना मत वापस जाके, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ी है। उसके बाद लेवल 1 लेवल 1 सिस्टम के अंदर एक सिंगल नोड होती है जो कि सेंसिंग और एक्चुएशन को परफॉर्म करने का काम करती है। डाटा परफॉर्म्स एंड एनालिसिस एंड होस्ट द एप्लीकेशन। मतलब देखो लेवल 1 के अंदर क्या होगा, एक सिंगल नोड होगा, एक सिंगल नोड ऑफ डिवाइस होगा जिसके थ्रू सेंसिंग, एक्चुएशन, डाटा स्टोरिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है वो लो कॉस्ट, लो कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशंस के लिए मदद करता है, ठीक है। मतलब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक ही सिंगल नोड होगा। क्या होगा, एक सिंगल नोड होगा जिसके थ्रू सब कुछ किया जाएगा, सेंसिंग, एक्चुएशन, स्टोर्स। सिंगल नोड मतलब सिंगल डिवाइस, सिंगल नोड मतलब सिंगल डिवाइस, ठीक है। आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लेवल 1 के अंदर IoT के अंदर एक सिंगल डिवाइस होता है जो कि सारे काम परफॉर्म करता है, लाइक सेंसिंग, एक्चुएशन, डाटा स्टोरिंग, एनालाइजिंग, सब कुछ सिर्फ एक सिंगल नोड परफॉर्म करता है।
उसके बाद लेट्स से ये तुम्हारा एग्जांपल है तुम्हारा होम ऑटोमेशन सिस्टम। सारे जो तुम्हारी डिवाइसेस है उसको तुम सिर्फ एक मोबाइल के थ्रू ही कैरी आउट करते हैं, तो वो हो गया तुम्हारा लेवल 1 ऑफ IoT। उसके बाद लेवल 2 ऑफ IoT के अंदर क्या होता है, सिंगल नेट नोड दैट परफॉर्म्स सेंसिंग एंड और एक्चुएशन और लोकल एनालिसिस। मतलब वो क्या करता है, सेंसिंग और एक्चुएशन एंड लोकल एनालिसिस करने का काम एक सिंगल नोड करेगा, ठीक है। बट जो डाटा स्टोर होता है वो क्लाउड के ऊपर होगा। मतलब जो लेवल 1 था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जो सिंगल नोड है वो सब कुछ कर रहा था, डाटा को स्टोर भी कर रहा था, सेंसिंग भी कर रहा था, एक्चुएशन भी कर रहा था। बट जो तुम्हारा लेवल 2 है उसके अंदर जो डाटा है, डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्लाउड बेस के अंदर या फिर लोकल जो तुम्हारा डाटा बेस है वहाँ पे। बट जो तुम्हारा जो सिंगल नोड है वही कर रहा है सेंसिंग और एक्चुएशन और लोकल एनालिसिस। बट जो डाटा स्टोर होता है वो क्लाउड के अंदर स्टोर होता है लेवल 2 के अंदर। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर तुम लिख सकते हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े डाटा के ऊपर हमें एक्सेस करना होता है, प्रोसेस करनी होती है, वहाँ पे IoT लेवल 2 यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद लेट्स से ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, ये क्या एग्जाम्पल है, IoT लेवल, हाँ मतलब देखो लेवल 2 एग्जाम्पल, ये क्या लिखा है, हाँ स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। मतलब जो तुम्हारी इरिगेशन सिस्टम जो फार्मिंग में यूज़ की जाती है। मतलब देखो जब भी तुम उस डिवाइस को इनेबल करते हो तो अपने आप वो क्या होता है, जो पानी है वो उन पेड़ों के ऊपर पड़ जाता है, तो उसको हम IoT का स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। मतलब देखो पहले हमने IoT लेवल 1 देखी, उसके अंदर क्या होता है, सिंगल नोड सब कुछ करेगा, सिंगल नोड मतलब सिंगल डिवाइस सब कुछ करेगा, एक्चुएशन करेगा, सेंसिंग करेगा और डाटा को स्टोर भी करेगा। लेवल 2 के अंदर क्या हो रहा था, जो डाटा है वो जो सिंगल नोड है वो क्या करेगा, या फिर सिंगल जो डिवाइस है वो क्या करेगा, सेंसिंग करेगा, एक्चुएशन करेगा, लोकल डाटा बेस के थ्रू भी एक्शन करेगा, बट जो मेन डाटा है वो एक्चुअल क्लाउड बेस के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ लेवल 3 के ऊपर हम जाते हैं। लेवल 3 के अंदर क्या होगा, फिर से एक सिंगल नोड होगी, हैज अ सिंगल नोड, डाटा स्टोर्ड एंड एनालाइज्ड इन द क्लाउड एंड एप्लीकेशन इज क्लाउड बेस्ड। यानी कि जो डाटा है वो फिर से स्टोर्ड भी वहीं पे किया जाएगा और एनालाइज्ड भी कहाँ पे किया जाएगा, तुम्हारे क्लाउड के अंदर, ठीक है। मतलब फिर से पहले लेवल 1 के अंदर हमने क्या किया, जो सब सिंगल नोड सब कुछ कर रहा था, एक्चुएशन, सेंसिंग और डाटा भी स्टोर कर रहा था और डाटा को एनालाइज भी कर रहा था। सिंगल लेवल 2 के अंदर क्या किया, डाटा को सिर्फ क्या किया, सिंगल नोड है, डाटा जो सेंसर है उसने, मतलब जो डिवाइस है उसने एक्चुएशन की, सेंसिंग की, बट जो डाटा है वो और एनालाइजिंग की, और बट जो डाटा है वो क्लाउड के अंदर चला गया। बट लेवल 3 के अंदर क्या होगा, सिंगल नोड होगी, जो डाटा है वो स्टोर भी क्लाउड के अंदर होगा और एनालाइज भी क्लाउड के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये तुम्हारा सेंसर यूज, एक्सेलेरोमीटर हो गया, गाइप्रोस हो गया, ट्रैकिंग, पैकेज हैंडलिंग को ट्रैक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद तुम्हारी लेवल 4 है, उसके अंदर मल्टीपल नोड्स होंगे, ठीक है। अभी मल्टीपल नोड्स आ गए जो कि लोकल एनालिसिस करेंगे, डाटा स्टोर इन क्लाउड, डाटा फिर से क्लाउड के अंदर स्टोर किया जाएगा, ठीक है। जो लेवल 4 होती है उसके अंदर क्लाउड बेस्ड ऑब्जर्वर्स होते हैं, नोड्स, जो क्या करते हैं, मतलब ऐसे नोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करते हैं और उसके थ्रू डिसाइड करते हैं कि कौन सा नोड क्या काम करेगा, ठीक है। तो देखो लेवल 4 के अंदर क्या होगा, मल्टीपल नोड्स होंगे जो कि लोकल एनालिसिस करेंगे और जो डाटा होगा वो स्टोर होगा तुम्हारे क्लाउड बेस के अंदर। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ज़्यादा कुछ, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है नॉइस मॉनिटरिंग, जो साउंड सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉइस मॉनिटरिंग का काम करते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद लेवल 5 IoT सिस्टम, इसके अंदर भी मल्टीपल एंड नोड्स होंगे एंड 1 कोऑर्डिनेटर होगा। मतलब मल्टीपल नोड्स रहेंगे और 1 कोऑर्डिनेटर नोड होगा, ठीक है। मतलब देखो बहुत सारे नोड्स और उससे मिलके एक कोऑर्डिनेटर नोड होगा। तो जो कोऑर्डिनेटर नोड होगा वो क्या करेगा, बाकी सारे नोड से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन स्टोर, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। पहले देखो क्या करेंगे, 2 नोड्स होंगे, एक मल्टीपल एंड नोड्स रहेंगे और एक रहेगा एक कोऑर्डिनेटर नोड। कोऑर्डिनेटर नोड क्या करेगा, सारे जो एंड नोड्स हैं उनसे जो डाटा है उनको कलेक्ट करेगा और वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा और क्लाउड के अंदर स्टोर कर देगा। डाटा स्टोर इन द क्लाउड, वो एनालाइज होगा और उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको वहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। उसका एग्जांपल है फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल जो डिवाइसेस है उसको 1 कोऑर्डिनेटेड, मतलब देखो फॉरेस्ट के अंदर ना जगह जगह पे मल्टीपल सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। वो सेंसर्स क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि कहीं पे आग तो नहीं लगे, तो और वो सारे जो सेंसर्स है उसमें सारी जो आग लगी है वो जाती है एक कोऑर्डिनेटर इनको, यानी कि एक सादे डिवाइस को, वो डिवाइस क्या करता है फिर वो जो डाटा है उसको क्लाउड के अंदर बेच देता है, ठीक है। उसके बाद लेवल 6 यानी कि लास्ट डिवाइड, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल डिपेंडेंट नोड्स रहेंगे, इंडिपेंडेंट नोड्स रहेंगे दैट परफॉर्म सेंसिंग, एक्चुएशन एंड सेंड डाटा। मतलब देखो मल्टीपल इंडिपेंडेंट नोड्स रहेंगे जो कि मल्टीपल डाटा के साथ काम करेंगे। डाटा को हम स्टोर करते हैं क्लाउड के अंदर, डाटा को तो हर ही जगह पे क्लाउड के अंदर ही स्टोर करते हैं, और जो डाटा एनालाइजिंग है वो भी हम क्लाउड के अंदर ही करते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है तुम्हारा वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये तुम्हारा उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर से 6 लेवल्स को हम एनालाइज कर लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। देखो तुम्हारी 6 लेवल से, फर्स्ट लेवल के अंदर क्या होगा, सिंगल नोड, नोड मतलब डिवाइस है, नोड के अंदर कन्फर्म नहीं होगा, कन्फ्यूज नहीं होना, नोड मतलब डिवाइस है। IoT लेवल के 1 के अंदर से लेकर 3 के लेवल तक सारी सिंगल नोड रहेंगी, बाद में मल्टीपल नोड रहेंगी, ठीक है। जो IoT लेवल 1 होता है उसके अंदर नोड, एक सिंगल नोड क्या करेगी, सेंसिंग भी परफॉर्म करेंगी, एनालिसिस भी करेंगी, एक्चुएटिंग भी करेंगी और एप्लीकेशन को होस्ट भी करेगी। लेवल 2 के अंदर जो सिंगल नोड होती है वो सेंसिंग करेगी और एनालिसिस को परफॉर्म करेगी, बट डाटा स्टोर होगा क्लाउड के अंदर। लेवल 3 के अंदर सिंगल नोड होगी, डाटा एनालाइज होगा क्लाउड के अंदर, सब कुछ होगा डाटा क्लाउड के अंदर। उसके बाद लेवल 4 के अंदर मल्टीपल नोड्स होंगी जो कि लोकल एनालिसिस परफॉर्म करेगी, बट जो एप्लीकेशन होगा वो क्लाउड बेस्ड के अंदर होगा। उसके बाद लेवल 5 के अंदर मल्टीपल एंड नोड्स होती है और उसको कनेक्ट करता है कोऑर्डिनेटर नोड, और लेवल 6 के अंदर होता है मल्टीपल
इंडिपेंडेंट नोड, यानी कि बहुत सारे नोड्स होंगे जो कि सेंसिंग परफॉर्म करेंगे और वो जो डाटा है उसको क्लाउड को सेंड कर देंगे। सो दैट इज योर लेवल्स इन योर IoT डिप्लॉयमेंट, IoT लेवल्स या फिर IoT डिप्लॉयमेंट टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पलेट्स, नॉट टेम्पल्स, इट्स अ टेम्पलेट्स, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि उसके चैलेंजेस क्या है। फर्स्ट इनसफिशिएंट टेस्टिंग एंड अपडेटिंग, यानी कि उसके अंदर जो टेस्टिंग या फिर अपडेटिंग की जाती है वो इनसफिशिएंट होती है। जो डाटा सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी होती है, वो एक कंसर्न रहेगा हमेशा। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। डाटा वॉल्यूम्स और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। जो AI और ऑटोमेशन है उसके साथ इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाता है। डिवाइसेस, उसके अंदर पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा लगती है, कभी कभी कम लगता है और कभी कभी ज़्यादा लगता है, तो कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई एक उसकी प्रॉब्लम है। और उसके बाद शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तुम्हारे IoT डिवाइस के अंदर। तो कौन सी प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट होता है टेस्टिंग एंड अपडेटिंग मुश्किल होता है। उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद डाटा वॉल्यूम्स एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन विद AI एंड ऑटोमेशन। डिवाइसेस रिक्वायर कांस्टेंट पावर सप्लाई विच इज डिफिकल्ट, यानी कि उसको कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, वो कि बहुत मुश्किल होता है। और इंटरेक्शन विद शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ये हो गया तुम्हारा लास्ट टॉपिक एंड दैट्स एंड ऑफ योर सेकंड यूनिट। थैंक यू।